सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हम लोग पढ़ रहे थे आर्बिट्रेशन के बारे में. सो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन आर्बिट्रेशन एक्ट. और जो लास्ट डिस्कशन था, इफ यू रिमेंबर, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स. प्लीज सी हियर बच्चों, कितने नंबर होने चाहिए बच्चों? कितने आर्बिट्रेटर होने चाहिए आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? इवन या ऑड? ऑड नंबर होने चाहिए. बट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर लिखे हैं, कहां पे? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में अगर हमने इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर लिख दिए तो कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि द एक्ट इज कंप्लीटली साइलेंट. द एक्ट इज कंप्लीटली on what? On mentioning of the number of arbitrators in arbitration agreement. Is that clear to everyone? चलिए, so जो next discussion मेरा आपके साथ है, मतलब important section है, section number 11. section 11 किससे डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. ठीक है, चलिए बच्चों, तो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू सेक्शन 11 that deals with appointment of arbitrator. सबसे पहले why you have to appoint the arbitrator? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की जरूरत क्यों होती है? सीधी बात है, आर्बिट्रेशन एक्ट का पर्पस ही वही है. आर्बिट्रेशन एक्ट का पर्पस ही वही है. क्या पर्पस है? कि भाई एक बंदे को अपॉइंट करो, आर्बिट्रेटर जिसका नाम होगा, ये बंदा क्या करेगा? दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या कर देगा? रिजॉल्व कर देगा. तो सीधी सीधी बात है, एक्ट का पर्पस ही वही है. एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये. एग्जामिनर का कौन सा क्वेश्चन है? दिस हैपेंस टू बी द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर रिगार्डिंग कि भाई बताइए आर्बिट्रेशन कैसे, आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है. चलिए, तो सबसे पहले प्रोसीजर कहां पे लिखा है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का? वेयर इज द प्रोसीजर मेंशन्ड? सेक्शन नंबर 11. चलिए बच्चों, ध्यान देखिए. सेक्शन 11 डील्स विथ प्रोसीजर. बच्चों प्लीज सियर तीन चार चीजें याद रखिए. सबसे पहला, नंबर 1, आप आर्बिट्रेटर का नाम सबसे पहला आप आर्बिट्रेटर का नाम कहां पे लिख दीजिए? अग्रीमेंट में. पुष्पराज, वो अंदर से मेरा थर्मस ला देना बस. चलिए बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है बच्चों? वेयर शुड यू मेंशन द नेम ऑफ आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिख दो. आपका डिस्प्यूट हो गया, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, कहानी खत्म. तो सबसे पहली चीज आप कहां पे लिख दो? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिख दो. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, अगर अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, आपने आर्बिट्रेटर का नाम नहीं लिखा है, तो आप प्रोसीजर बता दीजिए. किस चीज की प्रोसीजर बता दीजिए? अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में नहीं लिखा तो व्हाट यू टेल? प्लीज टेल द प्रोसीजर. कि आप अग्रीमेंट में दोनों पार्टी डिसाइड कर लीजिए कि किस प्रोसीजर के तहत आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, जिस दिन डिस्प्यूट होता है उसके 10 दिन के अंदर वी विल अप्रोच टू इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर्स. मतलब हम किसके पास जाएंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे. एंड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जिसको नॉमिनेट करेगी वो बंदा क्या करेगा? दैट पर्सन विल बी एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर. तो ये हमने क्या डिसाइड किया? What we decided? We decided the procedures. We decided the procedure. Second, चलेगा. थर्ड, दोनों पार्टीज अपना एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं. और वो जो सेकंड आर्बिट्रेटर होगा, वो कौन सा आर्बिट्रेटर होगा? जो सेकंड आर्बिट्रेटर होगा, व्हाट दैट पर्सन विल डू? वो अपॉइंट करेगा. किसको अपॉइंट करेगा? थर्ड आर्बिट्रेटर को. तो दूसरा क्या है? ओए कहां था सुबह कसाब? बेटा तेरे घर पे रेड मारा है कल रात को 11 बजे महाराष्ट्र सीआईडी ने. बम बना रहे थे. ये सबसे ज्यादा मजे ले रहा तेरे सुबह सुबह. बोलते सारे मुजाहिद भाइयों के साथ मिलकर बम बना रहा था. चलिए बच्चों प्लीज.
ट्रेनिंग वहां पे होगी ना, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। चलिए प्लीज ये बच्चों, सो ध्यान देखिए। सो प्रोसीड टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, आप अग्री कर दीजिए। आपने वो भी नहीं किया तो क्या कर सकती हैं? बोथ द पार्टीज कैन अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर ईच दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं? एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं, और जो दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं वो क्या अपॉइंट कर लेते हैं? अंपायर। क्या अपॉइंट कर लेते हैं बच्चों? अंपायर अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। नाउ सबसे पहला, इफ आर्बिट्रेटर could not be appointed, अगर आर्बिट्रेटर क्या नहीं हो पाया? अपॉइंट नहीं हो पाया। मतलब क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने अग्रीमेंट में कोई मेंशन नहीं किया था, या फिर जो प्रोसीजर लिखा था आपने उसके थ्रू आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पाया। आपने क्या लिखा था? जो प्रोसीजर लिखा था आप उसके थ्रू आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए। जो आपने क्या लिखा था? प्रोसीजर लिखा था, उसके थ्रू आप क्या नहीं कर पाए? आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए। या फिर दो पार्टीज या दो आर्बिट्रेटर्स मिलके किसको अपॉइंट नहीं कर पाए? थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाए। ठीक है, इज एवरीवन विथ मी? मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है बच्चों? कुल मिला के व्हाट्स हैपनिंग? कुल मिला के वी हैव द डिस्प्यूट, वी हैव द अग्रीमेंट, वी हैव द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव आर्बिट्रेटर। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, one party requests the other party, क्या रिक्वेस्ट करती है? चलो प्रोसीडिंग शुरू करें, या फिर लेट्स अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। मतलब इन लोगों ने पहले आर्बिट्रेटर डिसाइड नहीं किया था, या फिर लेट्स अपॉइंट द, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्टेटमेंट भेजती है कि चलिए क्या करते हैं अपन, प्रोसीडिंग शुरू करते हैं या फिर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। बट दूसरी पार्टी क्या नहीं करती? रिप्लाई नहीं करती, या कुछ स्टेप नहीं लेती। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है बट दूसरी पार्टी कोई स्टेप नहीं लेती। दूसरा, दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाते हैं, और अपॉइंट होने के कितने दिन के अंदर? दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाते हैं, बट अपॉइंट होने के कितने दिन के अंदर? 3 डेज के अंदर। क्या अपॉइंट नहीं कर पाते? थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते। जिस दिन एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया, वो दूसरी पार्टी 30 डेज के अंदर क्या नहीं कर पाती? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभिनंदन को बोला अपने बीच में डिस्प्यूट हुआ है, चल चंदन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके डिस्प्यूट क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। लेकिन हमने पहले से नहीं किया आर्बिट्रेटर, तो मैं अभिनंदन नोटिस दिया, दूसरी पार्टी अभिनंदन ने कि चल आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, बट इसने जवाब नहीं दिया। चंदन ने मुझे किसी भी प्रकार का नहीं दिया, चंदन डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई टू मी। ठीक है, तो बच्चों इस केस में व्हाट विल हैपन? सो और ये इसमें दो अलग प्रोसेस है। यहाँ पे टाइम बताया कितने का, दोनों में कितने का टाइम बताया बच्चों? 30 डेज का टाइम मैंने मुझे स्पेसिफाई किया है, और यहाँ पे मैंने ये पहले वाले केस में कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इस केस में पहले वाला केस था जहाँ पे आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग के हिसाब से नहीं हो पाया पॉइंट, ये फिर आर्बिट्रेटर अंडर राइट आर्बिट्रेटर 30 दिन के अंदर 30 अगर आर्बिट्रेटर पॉइंट नहीं कर पाते, तो इन दोनों केस में यहाँ पे 30 दिन के अंदर अगर नॉर्मल आर्बिट्रेटर तो कहाँ पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तो कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस चीज के लिए?
या फिर जिस बंदे को अपन ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था, या फिर अग्रीमेंट में लिख दिया अपने आर्बिट्रेटर का नाम, और आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो ये देखो, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से मना कर देना, या फिर पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाती, या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जिस प्रकार की प्रोसीजर लिखी है उसके हिसाब से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता, तो अपन डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है, दूसरी पार्टी तीसरे 30 दिन तक कोई जवाब, या दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाते हैं बट 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं करते, तो कहाँ जा सकते हैं अपन, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस चीज के लिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्या किया है, कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट किया है, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि हमारा अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने से रिलेटेड कोई भी मामला है तो आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास जाओ, तो अपन कहाँ जाएंगे, अपन पहले तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने किसी इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट किया तो अपन कहाँ पे चले जाएंगे, उस इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे बच्चों, फॉर गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को करवाने के लिए। यार जिस दिन नोटिस दिया था सबसे पहली वाली पार्टी ने दूसरी पार्टी को कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, और पार्टी 30 दिन के अंदर कुछ कर नहीं पाई, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ट्राई करना चाहिए कि 60 डेज के अंदर क्या करते हैं वो, कहां से 60 डेज, ये नोटिस देते थे। पहली बार दूसरी पार्टी नोट पहली पहली पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस भेजना कि चलो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके अपने डिस्प्यूट को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट भेजे थे कि ये डिस्प्यूट है अपने बीच में, चलो ये सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के अपन क्या करते हैं, आर्बिट्रेटर। नहीं, बेसिकली अगर कोर्ट के पास ऐसा रेफरेंस आता है क्या कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, तो कोर्ट शैल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोर्ट के पास अगर कोई ऐसा अपॉइंटमेंट आता है तो कोर्ट बस यही चेक करेगा। जब भी आप कोर्ट को अप्लाई करते हो, हाँ, ये श्याम जो बोला उसके हिसाब से, जब भी आप कोर्ट को अप्लाई करते हो, किसी से अप्लाई करते हो, तो यू शुड प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ वैलिड arbitration agreement, हमेशा याद रखिए। whenever you approach the court whenever you approach the court for appointment of arbitrator, you should always produce the copy of what beta, a valid arbitration agreement। इस केस में डायरेक्टली लॉ में हाई कोर्ट और सेक्शन 11 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही लिखा है, क्या लिखा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। या फिर एक और चीज देखिए, इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपको बोल सकता है कि मैं इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर को ऑर्डर दे रहा हूं कि वो क्या करे, आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब और हमेशा रखना, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की पावर क्या करें, डेलीगेट करें, तो आप भी ये मत सोचना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल पावर को डेलीगेट किया है। आई गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि जुडिशियल पावर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सरसाइज करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल पावर को कोर्ट ने, ये जुडिशियल पावर नहीं है। जुडिशियल पावर मतलब ये नहीं कि आप जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है वो सब कौन करेगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन करेगी, नहीं। बट यस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर, कौन सी पावर है उनके पास, कि वो क्या कर सकते हैं, किसी किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दीजिए। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, वहां पे भी 60 डेज की टाइम लिमिट होगी ना, प्लीज। अगर मान लीजिए इफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर is made in different courts, different high courts rather। मान लो एक पार्टी ने हैदराबाद के हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया, एक पार्टी ने कहीं और के हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया। अगर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर is made in different courts, then हमेशा याद रखना, जिस हाई कोर्ट में पहले एप्लीकेशन फाइल हुआ है वो हाई कोर्ट क्या करेगा, डिसाइड करेगा इस बारे में। एक पार्टी चली गई महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, एक पार्टी चली गई गुजरात के हाई कोर्ट में, तो पहले से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, जिस हाई कोर्ट में क्या कहे वो आप पहले का। ठीक है, अगर सेम डे तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, सेम डे नहीं हो तो जिस हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन क्या किया है पहले एक्सेप्ट किया है। इज दैट क्लियर? अगर मान लो कोई ऐसा हुआ, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि दो कोर्ट का दो, एक पार्टी अहमदाबाद में रहती है, एक पार्टी मुंबई में रहती है, तो अगर ऐसा हुआ कि जुरिस्डिक्शन दो हाई कोर्ट का था, हमेशा उस केस में किसका जुरिस्डिक्शन था, अनुजा ध्यान नहीं है, बताओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, सेक्शन 11 के 3 पॉइंट्स बता दो मुझे, कोई भी तुम्हारी लिबर्टी के हिसाब से, खड़े जाओ जल्दी से, टेल मी 3 पॉइंट्स। वेरी नाइस,
दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होगा। वेरी नाइस। अग्रीमेंट की स्पेलिंग AGREEMENT होगी। एंड सर एक्सेप्टेड ऑफर बिकम्स प्रॉमिस। नहीं समझा है आपको प्लीज। ध्यान ही नहीं तो कहां समझेगा। इधर देख रही थी इसकी बैग को, खो गई थी किसकी यादों में, पढ़ाई की यादों में खो गई। चलो तो प्लीज यार, क्या देख रहा है भाई? क्या नाम है इसका? बंडू पंड्या। तो जिस कोर्ट में हाई कोर्ट में पहले गए थे वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना? प्लीज यार, बट प्लीज यार लिसन में। उसके बाद बच्चों, अबे चुप कर ना, लिसन। मैं भूल गया यार आगे क्या पढ़ा तो मेरे चक्कर में। समझ रहे हैं? देखिए सो कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर है सबको। नंबर वन, आप खुद नाम में आर्बिट्रेटर का नाम अग्रीमेंट में डिसाइड कर लीजिए। नंबर टू, अगर नहीं करते, जिसका पॉइंट किया वो नहीं आ रहा है, दो आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर नहीं पॉइंट हो पा रहा है, या फिर प्रोसीजर के हिसाब से आर्बिट्रेटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट नॉर्मल आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल कमर्शियल में सुप्रीम कोर्ट। अच्छा एक और चीज, जो डिसीजन होगा ना किसका, हाई कोर्ट का या फिर इंस्टीट्यूशंस का, किसके बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, बट दैट डिसीजन विल बी फाइनल। दैट डिसीजन विल बी, अगर आर्बिट्रल, अगर मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बंदा आर्बिट्रेटर रहेगा, तो ये बंदा ही आर्बिट्रेटर होगा। आप उसके अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर सकते? नो चैलेंज कैन बी मेड। उसके अपॉइंटमेंट को आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे आप टाइम कहां, जरा चैलेंज करोगे फिर से 40-50 दिन चला जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? आपने आर्बिट्रेशन का रूल क्यों बनाया? ये लॉ क्यों बनाया? ताकि डिसीजन जल्दी आए। तो इसलिए कोर्ट, हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोर्ट किसी को अपॉइंट कर दे। तो कोर्ट जब किसी इंसान को अपॉइंट करेगा, कोर्ट भी उसके क्या क्वालिफिकेशन एंड उसकी इंडिपेंडेंस कंसीडर करेगा, और वो कंसीडर करने के बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस बंदे को अपॉइंट करेगा बतौर, कोर्ट उस बंदे को अपॉइंट करेगा बतौर आर्बिट्रेटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ध्यान से देखना, अनुजा नहीं समझा तो भी अपनी क्लास में बात होने का मौका मिलता है। चलिए आई विल बी रिवाइजिंग इट फ्रॉम द नोट्स नाउ, प्लीज हियर। Section 11 of the Arbitration Conciliation Act contains a procedure regarding appointment of the arbitrator. 8 मार्क का क्वेश्चन है मुझे, 2 से 3 बार एग्जाम है। हाँ चलिए, द आर्बिट्रेटर में बिलोंग टू एनी कंट्री। अच्छा एक और चीज, आर्बिट्रेटर में बिलोंग टू, लेकिन पार्टीज अपने अग्रीमेंट में लिख सकती हैं आर्बिट्रेटर इस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करना। तो आर्बिट्रेटर किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो कि आर्बिट्रेटर शुड नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना। ये कुछ कंट्रीज हैं जहां आप नाम लिख सकते हो कि आर्बिट्रेटर इन कंट्रीज को बिलोंग करना नहीं चाहिए। However, the parties may agree in the agreement that the arbitrator shall not belong to any specific country. अच्छा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में नॉर्मली ऐसा लिखा नहीं कंपल्सरी, लेकिन नॉर्मली थर्ड कंट्री का आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। नॉर्मली कहां का आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है? थर्ड। द पार्टीज में डिसाइड प्रोसीजर रिगार्डिंग व्हाट बेटा? क्या पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का प्रोसीजर भी डिसाइड कर सकती हैं? यस। नाउ ये वाला पैराग्राफ देखना। If the parties fail to appoint arbitrator as per the procedure mentioned in the arbitration agreement, or a person does not act as arbitrator as per the procedure mentioned in the agreement, मतलब जिस बंदे को तुमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया वो उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया नहीं, या फिर वो बंदा आर्बिट्रेटर की तरह काम करने के लिए तैयार है ही नहीं। कैसे तैयार नहीं है? जैसे जो प्रोसीजर आपने लिखा था आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का और आर्बिट्रेटर को कैसे डिसीजन देना है, मतलब गलत आदमी आपने अपॉइंट किया। या फिर और टू आर्बिट्रेटर, और इफ टू आर्बिट्रेटर फेल्स टू अपॉइंट a third arbitrator, in this case any party may request whom बच्चों? Supreme Court or High Court or any other person or institution designated by High Court or Supreme Court to take steps to appoint what beta? To take steps to appoint the arbitrator. However, this process will not apply when the arbitration agreement provides any other matter. बताइए वजह से मतलब क्या हो गया? What does this mean? सेम चीज, जिस बंदे सबसे पहला तो पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाई, कैसे? जिस प्रकार से प्रोसीजर लिखा था, या फिर जिसको आपने अपॉइंट किया, जिसको आपने क्या किया अपॉइंट किया, वो आदमी काम करने के लिए बता आर्बिट्रेटर काम करने के लिए तैयार है ही नहीं बच्चों। या फिर दो आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर उनके द्वारा डेजिग्नेट की गई इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं। हाँ, लेकिन पार्टीज ने अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है, जैसे पार्टीज ने लिख दिया कि हमारे एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिख दिया कि मोहन वुड बी एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर, ठीक है? इफ मोहन कुड नॉट एक्ट, देन वी वुड बी अप्रोचिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, देन तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस रहने वाला नहीं है। तो ये प्रोसीजर कब एप्लीकेबल होंगे?
जब आपने एग्रीमेंट में कुछ कंट्री एंटर नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, the parties may also agree that they will be appointing one arbitrator each. However, in this case, arbitrator appointed by the parties shall appoint whom? They shall appoint third arbitrator. ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? Who is the third arbitrator? Very nice. He is basically an umpire. He is basically an umpire. In case party fails to appoint arbitrator, कितने के अंदर? Within 30 days from the request of the other party. अगर एक पार्टी नहीं अपॉइंट कर पाई, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर पाई, कितने के अंदर? मैंने बताया ना, एक पार्टी लिखी भेजी है, ठीक है। और if the arbitrator fails to appoint the third arbitrator, कितने के अंदर? Within 30 days of their appointment. या फिर दो आर्बिट्रेटर मिलके क्या नहीं कर पाए तो तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए, कितने के अंदर? 30 days के अंदर। क्या होगा बच्चों? In both of these cases, the arbitrator shall be appointed. कैसे अपॉइंट होगा? On the request of the party by Supreme Court or High Court or arbitral institution designated by whom बच्चों? Designated by Supreme Court or High Court. So are you clear with both the points? इन दोनों पॉइंट्स अपने अलग-अलग ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। सो एक पार्टी दूसरी पार्टी से रिक्वेस्ट करती है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो, दूसरी पार्टी 30 दिन के अंदर कोई बराबर जवाब नहीं तो 30 दिन के बाद कौन चला जाएगा? देखिए, पार्टी विद इन 30 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट टू अदर पार्टी। मतलब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अभिनंदन की भाई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर, 30 दिन का अभिनंदन ने कुछ बोला नहीं तो क्या मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, लेकिन मेरे को क्या लेके जाना पड़ेगा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ना, कि भाई हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था। चलिए बच्चों, सो विल सी नेक्स्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। When such request is made to the High Court or Supreme Court, the High Court and Supreme Court will check. What they'll check? Whether there is an arbitration agreement or not. क्या आपके बीच में कोई valid arbitration agreement है या नहीं है? Who will check it? Supreme Court या High Court क्या करेंगे? Check करेंगे। Is that clear to everyone बच्चों? Sure. चलिए बच्चों, next. When the power to appoint arbitrator is designated by Supreme Court or High Court to any arbitral institution, it shall not be treated as what beta? Designation what? क्या अपॉइंट करने की पावर? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की पावर आपने किसको दी है? तो आप ये मत मानिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मेन पावर जुडिशियल पावर किसी को दे दी है, नहीं, इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल पावर किसी को डेजिग्नेट कर रहे हैं, इसलिए जब ये लोग ये पावर डेजिग्नेट करते हैं तो आप ये मत मानिए कि जुडिशियल पावर को क्या किया गया है? डेजिग्नेट किया गया। नाउ द डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शैल बी व्हाट बेटा? शैल बी फाइनल एंड इट कैन नॉट बी, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब क्या? किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे या देख समझ के अपॉइंट करेंगे? Before appointing any person as arbitrator, the Supreme Court, High Court, or the institution may obtain disclosure from such arbitrator regarding what बेटा? His qualification। मतलब उससे खुद पूछ लेंगे भाई तू मैटर में इंटरेस्टेड तो नहीं है, तेरे को कोई पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है, तू बता दे तू क्वालिफाइड है, सारी चीजें। मतलब क्योंकि मुझे पता ना, मैंने अगर मेरे डिसीजन को आप क्या नहीं कर सकते, तो मेरे को भी क्या करना है? एकदम परिपक्व आर्बिट्रेटर आपको आपके सामने रखना है। नेक्स्ट देखिए, the Supreme Court will have the power of appointing arbitrator in case of what बेटा? International commercial arbitration, and in this case arbitrator may be from what beta? Maybe from third country। third country बोल दो, that is from the countries other than to which parties belong। maybe मतलब shall भी नहीं, वहां पे क्या है? maybe मतलब चाहे तो हो सकता है, अच्छा सेम कंट्री से भी हो सकता है, पार्टी सी कंट्री से भी हो सकता है, यस, बट जनरली सुप्रीम कोर्ट किसको अपॉइंट करता है? थर्ड कंट्री को अपॉइंट करता है, ताकि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। If the request has been made to different high court for appointing arbitrator, the high court to whom first request have been made shall have the jurisdiction। अगर आपने क्या किया है? रिक्वेस्ट किससे किया है? अलग अलग हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किए, तो कौन एक्सरसाइज करेगा डिस्क्रिप्शन? जिसको रिक्वेस्ट सबसे पहले गई है, ठीक है। उसके बाद when request has been made to Supreme Court or High Court to appoint arbitrator, the Supreme Court or High Court shall try to dispose the application कितने दिन में बचो? Within 60 days। कहाँ से? From the date of service of notice on the opposite party। जिस डेट को सबसे पहली बार रिक्वेस्ट किया था ना ऑपोजिट पार्टी से कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, वहां से कितने दिन के अंदर? देखो वहां से 3 डेज का टाइम तो उसको मिल गया, तो अपन कब जाएंगे? 3 डेज के बाद जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को 30 दिन के अंदर बेसिकली अपॉइंट करना चाहिए। ये 60 डेज कहां से काउंट हो रहे हैं? जब ऑपोजिट पार्टी को क्या भेजा था हमने? नोटिस भेजा था। द हाई कोर्ट में मेक रूल्स फॉर व्हाट बेटा? जो कहना है जब हाई कोर्ट क्या अपॉइंट करेगा? जब हाई कोर्ट क्या अपॉइंट करेगा? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, तो क्या होगा? उस आर्बिट्रेटर को फीस कौन देगा? उसके लिए भी हाई कोर्ट क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है, ठीक है। The organization such as Indian Council of Arbitration, International Center for Alternate Dispute Resolution, etc. help the parties in resolving dispute through arbitration। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो पार्टीज की मदद करती हैं। किसे मदद करती हैं? डिस्प्यूट को क्या करने में? रिजॉल्व करने में। इसके थ्रू? आर्बिट्रेशन के थ्रू। In case of Punjab Agricultural University versus Associates Construction, it was decided that if arbitration agreement contained
the name of arbitrator, then the court must appoint the same person as arbitrator. However, if such person refuses to act as arbitrator, or if the arbitrator appoints to act the arbitrator, then the court can appoint some other person as arbitrator. What does that mean? बच्चों अगर आपने arbitration agreement में सुनील का नाम लिखा था कि who will be acting as arbitrator, सुनील will be acting as an arbitrator. कहाँ पे लिखा था आपने? लेकिन सुनील ने तो मना कर दिया कि वो अपॉइंट नहीं होना चाहता, आप कहाँ जाओगे? सुनील has refused that he does not want to act as arbitrator. Where would be heading? आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे बेसिकली. तो हाई कोर्ट जब किसी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा या फिर इंस्टीट्यूशन जब किसी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी तो पहली प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए? जिसका नाम लिखा है. इफ ही रिफ्यूजेस कि नहीं सर आप क्या कोर्ट क्या भगवान बोले तो मैं नहीं आऊंगा आर्बिट्रेटर बनने, देन द कोर्ट शैल अप्रोच टू देन द कोर्ट शैल अपॉइंट सम अदर पर्सन. नेक्स्ट देखिए. In the case of ACC Limited versus Global Cements Limited, the court decided that survival of the arbitration agreement post death of named arbitrator depends upon what beta intention of the parties. इसका मतलब अगर आर्बिट्रेटर की डेथ हो जाती है, दोनों पार्टीज में से किसी की डेथ हो रही है तो उसके लिए प्रोविजन है. बट अगर किसी डेथ होती है तो कोर्ट ने क्या कहा भाई अगर एक आध पार्टी आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेटर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो मेरे पास आने से कोई मतलब नहीं है. क्या करो आप पहले आप दोनों मिलकर डिसाइड करो कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू योर आर्बिट्रेशन. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो आर्बिट्रेशन को कंटिन्यू रखना चाहती हैं या फिर आर्बिट्रेशन को बंद करना चाहती हैं. ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेक्शन 1 है सेक्शन 12. चलिए बच्चों लेट्स सी. जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ है दैट्स व्हाट बेटा ग्राउंड्स फॉर चैलेंज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. चल सो बच्चों सबसे पहले द मोमेंट व्हेन यू अपॉइंट अ पर्सन एज आर्बिट्रेटर, जिस वक्त आप किसी व्यक्ति को बतौर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए चाहते हो, उस इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? विच इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन. उस इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो आपको ग्राउंड्स बताए. 2-3 ग्राउंड्स बता दे. सबसे पहले तो आपको बता दे कि क्या वो दोनों में से किसी एक पार्टी में कोई इंटरेस्ट रखता है. सबसे पहले आपको क्या बता दे कि क्या वो दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी में कोई उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है. आई गेटिंग माय पॉइंट. अभिनंदन का झगड़ा हो गया राजश्री के साथ और मेरे को ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने आए तो मैं बोलूंगा राजश्री तेरे में इंटरेस्ट था मेरे को एक टाइम पे आज से 5 साल पहले. अभिनंदन बोलता फिर तो आप पार्शियलिटी करेंगे. मैंने बोला पार्शियलिटी नहीं करूंगा तो तू कौन सा जीतेगा? तू तो हारेगी. गेटिंग माय पॉइंट. तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपका आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन के सब्जेक्ट मैटर में या पार्टीज में आपका कोई भी इंटरेस्ट है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर फर्स्ट ड्यूटी, यू नीड टू डिस्क्लोज. नंबर 1. नंबर 2, आपको वो भी डिस्क्लोज करना है कि क्या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, क्या कोई ऐसी परिस्थितियां एग्जिस्ट करती हैं जिन परिस्थितियों के चलते आप आर्बिट्रेशन को पूरा समय नहीं दे पाएंगे और ऐसा करने के चलते आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस है वो 12 मंथ्स के अंदर कवर नहीं हो पाएगी. आर्बिट्रेशन को कंप्लीट महीने के अंदर करना होता है, 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है. तो मुझे 2 चीजें डिस्कस करनी. पहला इंटरेस्ट, दूसरा मुझे ये भी बता दें कि क्या कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे मतलब कि लोग एडमिशन लेते हैं तो पहले बता दें कि सर मेरा 10 दिन का बीकॉम का एग्जाम था वो मेरा जाने वाला है. तो आर्बिट्रेटर को भी क्या बताना है? एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर को ये बताना है, क्या बताना है कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियां एग्जिस्ट करती हैं जिसके चलते वो 12 मंथ्स के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाएगा. ये सब सुनने के बाद who will decide? Parties will decide whether to appoint him or not to appoint him. पहले दिन बोलते हैं नहीं हमको दुष्यंत सर ही चाहिए. राष्ट्रीय भले दुष्यंत सर तुमसे 10 साल पहले प्यार करते थे बट हमको कौन चाहिए? दुष्यंत सर ही चाहिए. मेरी बैटिंग.
तो राशि बोलती ठीक है मेरे को चलेंगे ट्यूशन पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनंदन बोलता मेरे को भी चलेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ माय इंटरेस्ट, इन स्पाइट ऑफ माय, both the parties agreed that Dushyant sir would be continuing as what? Dushyant sir would be continuing as an arbitrator. ठीक है, अब मैं पॉइंट हो गया। अपॉइंट होने के बाद इन लोगों ने लिखा था कि जो आर्बिट्रेटर ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही शुड बी ए सीए लिखा था। तो अपन तो सीए हैं, अपन को अपॉइंट कर दिया। उसके बाद पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में डायरेक्टली लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हुआ। पहली सुनवाई में वो राशि को शिकायत थी अपनी से कि सर टोटल देयर इज एन इशू ऑफ 10,000 crore rupees वर्थ ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल इश्यूज एंड मॉडिफाइड ऑर्डिनेट टैक्स एंड आरजीएसटी। मैंने बोला भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है। तो सर आप तो सीए ने बोला हूं ना। अरे मैं कार्टून आर्टिस्ट है, तुमको क्या लगा वो वाला कोर्स जो करते हो बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं लड़के लोग, पूरी पास नहीं होते, वो वाला कोर्स की बात कर रहे हो तुम? वो जिसमें 2.5 साल तक आर्टिकल से मंजूर मानना पड़ता है, उसको बात करो तुम लोग। वो मैंने नहीं किया, खुश कार्टून आर्टिस्ट बन के। तो ये लोग बोलते हैं सर प्लीज बाहर का रास्ता वहां पे है। समझना। दूसरा, ये पहला केस हो गया। दूसरा जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो मैंने अभिनंदन एकदम पूरे जोश में, दूसरा एग्जांपल मैं सीए हूं, अभिनंदन एकदम जोश में आता है सुनवाई करवाने के लिए। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेल दैट ऑन 19th of December there was a transaction of 5,000 crore rupees on which GST was not paid by Rajshri, and sir you must held her accountable for unfounded and modified alternate tax. I must tell you that government of Singapore did not allow us। मैंने जब भी खाना खा लिया चले पिया कर, तो मैंने एक मिनट एकदम जोरदार प्लीडिंग की। किसने? अभिनंदन पूरे जोश में। मैंने बोला अभिनंदन काम करो, राशि एक मिनट बेटे बैठो। अभिनंदन जापान ले गया बे, चाय का जुगाड़ कर हमारे लिए। अरे अपना हाथ दिखा। मैंने अभी पामिस्ट्री सीखा है। तो ओके, ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कोई नया लड़का आने वाला है, होगा काला, जिसको लोग प्यार से एल से शुरू करेंगे उसका नाम और यू से खत्म करेंगे। लो करो तो दिया। तो मैं बोला तो कभी अभी तक यहाँ बेटा जब चाय गया। राशि बोलती कि सर दिखे सर मेरे हाथ में टैनिंग हो गया है। मैं कोई नहीं मेरे पास पाउडर है, साफ कर देता हूँ। तो बच्चों इसको लग रहा है कि हम शुरू में बोल रहे थे कि हमको कोई शिकायत नहीं है, बट हमको लग रहा है कि दुष्यंत सर क्या आ गए हैं सब्जेक्ट मैटर में या किसी पार्टी में क्या गए हैं, इंटरेस्टेड हो गए हैं। राशि बोलती कि सर मुझे बड़ा गर्मी लग रहा है, पंगा कर इसको ऐसे 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 और दो हाथ का दूर रखना ना। सर जो ध्यान देगा प्लीज हियर। सो व्हाट आई एम डूइंग ब्रो, क्या इसे अभिनंदन को समझ में आ रहा है क्या? तो दो ही ग्राउंड पे आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। पहला ग्राउंड ही इज नॉट इंडिपेंडेंट और दूसरा ग्राउंड ही इज नॉट क्वालिफाइड। पहला ग्राउंड क्या है? ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, ही इज पार्शियल। और दूसरा ग्राउंड क्या है? अच्छा, अब मुझे रिमूव कौन करवाना चाहता है? ये। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था मेरे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, भले ये जानने के बाद कि मैं इंटरेस्टेड हूं? अभिनंदन बोलता है कि सर हम आपको रिमूव करवाएंगे। मैंने बोला करवा ही सकता तू, स्टॉप पहले। मैं शुरू में क्या बोलता कि दुष्यंत सर हमारे आर्बिट्रेटर रहेंगे, राशि मना कर रही थी। राशि आपको प्रॉब्लम थी ना मैं अपॉइंट नहीं होगा? बोले नहीं सर वो तो ऐसी थी। मैंने ये तो कर नहीं सकता मेरे को रिमूव। बच्चों नहीं ऐसा नहीं। लॉ ने क्या बोला है? इवन इफ द पार्टी हैड पार्टिसिपेटेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, वही पार्टी थी जो दुनिया के खिलाफ जाके आपको क्या करवा के लाई थी? अपॉइंट करवा के लाई थी। वो पार्टी भी आपको रिमूव करवा सकती है। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें शेड्यूल 7 जो आर्बिट्रेशन एक्ट का बना सके, आर्बिट्रेशन एक्ट का जो शेड्यूल 7 है वो कुछ और बोलता है। मतलब एक प्रोविजन है सेक्शन 12 का, वो ये बोलता है कि अगर दो पार्टीज आपस में इस कदर जुड़ी हुई हैं, दो पार्टीज जो हैं आपस में इस कदर जुड़ी हुई हैं जिस कदर से आर्बिट्रेशन एक्ट के शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, वो पार्टनर्स हैं, सेम एथियोर को बिलोंग करती हैं, रिलेटिव हैं। अगर दो पार्टीज कैसे लिखी हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं? उस कदर जुड़ी हुई हैं जिस कदर कहां पे लिखा हुआ है? तो दो पार्टी जो हैं, मतलब उस केस में वो पार्टी जो ऐसे जुड़ा हुआ है शेड्यूल 7 के हिसाब से, वो पार्टी आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता, भले तुमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कुछ भी लिख दिया हो। तो आर्बिट्रेटर कौन नहीं बन सकता?
वो व्यक्ति तो कतई नहीं बन सकता। कौन सा व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति जिसका जिक्र कहां पे किया है आपने? स्केड्यूल 7। अब सेक्शन नहीं रे, स्केड्यूल 7 जिसका जिक्र कहां पे किया है? रिलेशनशिप का जिक्र शेड्यूल, तो वो नहीं बन सकता। क्या हो रहा है ये? है करंट आ गया अभी नहीं, बाहर जाके इधर प्लीज शेयर ना लिसन टू मी। दूसरा सेंसोडाइन यूज कर इधर, तो ध्यान दीजिए। तो जिस प्रकार से शेड्यूल 7 में उल्लेख किया है, अगर आर्बिट्रेटर के साथ आपके जो संबंध है वो उस टाइप के हैं, तो आपने अग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, अच्छा है ब्रेक कर लेंगे नहीं करेंगे, वो बंदा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर, दूसरे नंबर का पॉइंट प्लीज। लेकिन वो शेड्यूल 7 वाली रिलेशनशिप कभी, शेड्यूल 7 वाली रिलेशनशिप कभी डिस्प्यूट की बात हुई है। मतलब जब डिस्प्यूट हुआ तब तक कोई रिलेशनशिप नहीं थी, रिलेशनशिप कब आ गई? डिस्प्यूट के बाद। तो फिर क्या हो सकती है? दोनों पार्टीज बोल सकती हैं कि भले ही शेड्यूल 7 वाले रिलेशनशिप है, बट दिस पर्सन विल बी एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर। लेकिन कब एक्सेप्शन क्या है? जब वो शेड्यूल 7 वाले रिलेशनशिप का डिस्प्यूट के दिन थी या डिस्प्यूट के बाद आई? डिस्प्यूट के बाद आई, कोई दिक्कत नहीं। सही कौन सा सेक्शन बच्चों? ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 12। बहुत बेसिक सेक्शन है, चलिए एक बार देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला, when a person is approached for his appointment as arbitrator, जब किसी व्यक्ति को अप्रोच किया जाता है, किसे अप्रोच किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? अप्रोच किया जाता है। किस लिए? उसको बतौर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए अप्रोच करते हैं। He shall disclose his present or past interest or relationship with the parties or any interest in the subject matter of dispute and the circumstances which may affect his devotion of sufficient time to the process of arbitration, due to which he won't be able to complete the process of arbitration. कितने महीने के अंदर? 12 months के अंदर। तो क्या करना है बच्चों? जब आप किसके सामने आते हैं बेटा? जब आप किसके पास जाते हैं? आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। तो आर्बिट्रेटर की जिम्मेदारी क्या है? इंटरेस्ट इन पार्टीज, रिलेशनशिप विद पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, या फिर वो सर्कमस्टेंसेस जिसके चलते आप 12 मंथ्स के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व हो, वो आप सब बता दो। एक मिनट। If any interest of arbitrator arises during the process of arbitration, the arbitrator shall disclose his interest of parties. शुरू में आप पार्टीज में कोई इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल रिलायंस और टाटा के बीच में डिस्प्यूट है, शुरू में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डिस्प्यूट होने के बाद मेरे बेटे ने रिलायंस के 10,000 शेयर खरीद लिए, मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट कब आ रहा है? इंटरेस्ट कब राइज हो रहा है? डिस्प्यूट होने के बाद अगर इंटरेस्ट राइज हो रहा है तो आपको क्या करना है? दोनों पार्टीज को फिर से डिस्क्लोज करना है कि भाई देखो, मैं जब अपॉइंट हुआ तब तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी मेरा दोनों पार्टी, मेरा क्या है, इस पार्टी में इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने इसकी कंपनी के क्या खरीद लिए हैं? शेयर खरीद लिए ना। उसके बाद द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। पहला क्या था? जहां पे क्या डाउटफुल है? जहां पे उसकी इंडिपेंडेंस या फिर इम्पार्शियलिटी डाउटफुल है। किसके डाउट कर रहे हो बच्चों? तुमको शक हो रहा है कि वो या तो इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर इम्पार्शियल नहीं, मतलब वो पार्शियल है, पक्षपात कर रहा है वो, या फिर उसके पास क्या नहीं है, या फिर उसके पास क्या नहीं है? he does not have the qualification, he does not have the qualification as agreed by the parties. चलिए नेक्स्ट देखेंगे। a party may challenge an arbitrator appointed by him or in whose appointment he has participated only for the reason of which he becomes aware after the appointment has been made। मतलब आप सबसे पहली चीज, तो अगर आपने मेरे अपॉइंटमेंट पार्टिसिपेट किया था, आप मुझे आपने ही अपॉइंट किया है, नंबर 1, क्या आप मेरे अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं? यस। लेकिन कौन से ग्राउंड पे? वो ग्राउंड जो उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे, या फिर ऐसे ग्राउंड जो उस समय के बाद एग्जिस्ट किए? उस समय तो मैंने एग्जिस्ट किया था ना कि मैं इससे पास्ट में प्यार करता था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। क्या हो गया? ग्राउंड सेम है, ग्राउंड चेंज हो गए? ग्राउंड बदल गए। पहले ग्राउंड क्या था? मैं पास्ट में कभी तो उसे प्यार करता था, आज मुझे उससे वापस से प्यार हो गया। अरे सेम है ग्राउंड या बदल गए? बदल गए। शुरू में मैं रिलायंस के शेयर्स की रिकमेंडेशन देता था टीवी पे बैठ के, तो अभिनंदन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मैंने रिलायंस के 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या हो गई हैं? चेंज हो। कैन यू चैलेंज माय अपॉइंटमेंट? बिकॉज ग्राउंड्स हैव बीन
चेंज जो उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे मेरे अपॉइंटमेंट के टाइम पे और जो ग्राउंड्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए. If the relationship of person with the parties or representative of the parties fall under the categories as prescribed under Schedule 7, such person shall be ineligible to be appointed as arbitrator irrespective of any contrary agreement between the parties. मतलब parties ने कोई contrary मतलब कुछ भी लिखा हो agreement में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर दो parties का या दो parties के representative का, representative मतलब वकील, CA, CS, जो तुमको किसके सामने represent करेगा, आर्बिट्रेटर के सामने. तुम अपना केस खुद भी रख सकते हो या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी रख सकते हो. तो दो पार्टीज का रिलेशन आर्बिट्रेटर से उस कदर है जिस कदर कहां पे लिखा है, शेड्यूल 7 में. दैट पर्सन कैन नॉट बिकम एन आर्बिट्रेटर. तुमने अग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन however the parties by an agreement can waive this ineligibility. अगर ये शेड्यूल 7 वाली इनएलिजिबिलिटी कब अराइज होती है, डिस्प्यूट अराइज होने के बाद. मतलब बेसिकली जब आपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया था, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी क्या, बिजनेस अग्रीमेंट जब किया था उसमें लिखा था कि डिस्प्यूट हुआ तो क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे. ठीक है. तो उस समय आपने अग्रीमेंट बस किया था कि भाई डिस्प्यूट हो गया तो अपन आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे. लेकिन आज एक्चुअली में क्या हो गया है, आज एक्चुअली में क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है. तो डिस्प्यूट होने के बाद अपन फिर से नया अग्रीमेंट बनाते हैं. हमेशा याद रखना, डिस्प्यूट होने के बाद पार्टीज क्या करती है कि ये, और क्यों बनाती है नया अग्रीमेंट, ये डिसाइड करने के आर्बिट्रेशन कैसे होगा, रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, आर्बिट्रेटर कौन बनेगा. तो डिस्प्यूट होने के बाद अगर कोई आर्बिट्रेटर और पार्टीज के बीच में रिलेशन है, कैसा, शेड्यूल 7, तो पार्टी स्पेसिफिकली लिख सकती है कि ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, रिलेशन है. कौन सा, शेड्यूल 7 वाला. फिर भी वो बी आर्बिट्रेटर बनेगा. हम दोनों पार्टीज को इससे कोई शिकायत, तो डिस्प्यूट होने के बाद अगर तुम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाते हो तो शेड्यूल 7 वाला बन सकता है. इन केस ऑफ व्हाट बेटा, नेक्स्ट कौन सा केस है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया versus KD Bali, it was decided that in case the arbitrator happens to be the employee of one of the parties, it cannot be said that he is a partial person. मतलब आर्बिट्रेटर पर ने किसको चुना है, मेरे और अभिनंदन के बीच में डिस्प्यूट है. अभिनंदन का जो सबसे फेवरेट एम्प्लॉय था उसको क्या बनाया हम दोनों ने मिलके, आर्बिट्रेटर. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. मतलब सिर्फ इस ग्राउंड पे, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि ये बंदा एक इंसान का क्या है, एम्प्लॉय है, अपन ये नहीं मानेंगे कि वो क्या है, पार्शियल है. इज दैट क्लियर. चलिए, तो सेक्शन 12 में क्या समझ में आता है, सॉरी ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, सॉरी 12 में ग्राउंड्स फॉर चैलेंज हो गया. 13 में आपको ये समझ में आ गया कि ग्राउंड फॉर चैलेंज एग्जिस्ट करता है. सेक्शन 13 में क्या हो गया, 12 में क्या कर लिया आपने, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया और दो ग्राउंड्स थे, इंडिपेंडेंस, इंपार्शियलिटी और नॉन क्वालिफिकेशन. 3 ग्राउंड थे. तो अब आपने उसको अपॉइंट तो कर लिया, आपने उसको क्या कर लिया, अपॉइंट करने के बाद यू गॉट टू नो, अपॉइंट करने के बाद आपको समझ में आता है, क्या समझ में आता है बच्चों, अपॉइंट करने के बाद आपको समझ में आता है, व्हाट यू गॉट टू नो, कि देयर एग्जिस्ट्स व्हाट, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज. अपॉइंट करने के बाद आपको समझ में आता है कि कुछ तो ग्राउंड्स हैं. किस चीज के लिए ग्राउंड्स हैं, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए. कैन यू मेक चैलेंज, हाँ, कितने दिन के अंदर, नहीं, जिस दिन आपको समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. जिस दिन आपको क्या समझ में आता है
कि ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। द डे व्हेन यू कम टू नो दैट देयर एग्जिस्ट ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, उसके कितने महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो किससे, आर्बिट्रेटर से, कि भाई मुझे लगता है कि आप पार्शियल हैं, मुझे लगता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे लगता है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, सो प्लीज क्विट। प्लीज क्या कीजिए, यस, किला खाली करो, अपना ऑफिस खत्म करो। अब इसमें एक और, इसमें डायरेक्टली आप तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे ना, आप पहले इससे बात करेंगे, कैसे, आप एक पार्टी है एक्स, आपको लग रहा है कि आर्बिट्रेटर आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है, तो आप डायरेक्टली आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे या पहले आप दूसरी दूसरी पार्टी के पास जाएंगे, पहले आप दूसरी पार्टी के पास जाइए कि यार मुझे वो आर्बिट्रेटर ना ठीक नहीं लग रहा है यार। तो अगर वाई को भी ऐसे ही लगता है, तो जब दोनों पार्टीज नहीं चाहती तो क्या नहीं से वो डायरेक्टली आर्बिट्रेटर को क्या कर सकती हैं, अगर दोनों पार्टीज को ये लग रहा है कि आर्बिट्रेटर जो है ही इज नॉट द राइट पर्सन, ही इज नॉट क्वालिफाइड, किसे लग रहा है ऐसा, तो फिर आगे की कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्या कर दो, आप डायरेक्टली आर्बिट्रेटर को क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली रिमूव द आर्बिट्रेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉरी, लेकिन क्या हुआ, आपने दूसरी पार्टी से बोला कि यार उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी का कोई माकूल जवाब नहीं आया, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप किसके पास जाओगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाओगे और उनसे बोलोगे सिंहासन खाली करो। क्या बोलोगे आप, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, आई डू नॉट फाइंड इट प्रॉपर दैट यू नो यू शुड रिजॉल्व द डिस्प्यूट, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, तो आप खाली करो। तो हो सकता है आपका चैलेंज क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। चैलेंज सक्सेसफुल हो गया मतलब आर्बिट्रेटर को शर्म आएगी और आर्बिट्रेटर क्या करेगा, रिजाइन कर देगा। जब आर्बिट्रेटर रिजाइन करता है तो उसने अभी तक जितने भी डिसीजन पास किए ये सब मानेंगे कि उसने पार्शियलिटी के आधार पर पास किए, जो भी इंटरिम डिसीजन अभी तक पास किए, जो भी उसने प्रोसीडिंग ली वो सब क्या हो जाएगी, इनवैलिड। लेकिन अगर चैलेंज अनसक्सेसफुल हुआ, आर्बिट्रेटर ने तुमको जवाब दिया कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, तू गलत है इसलिए तेरे को मैं भी गलत लग रहा हूं, मैं तो सिंहासन खाली करने वाला नहीं हूं, तेरे को जो बनता है आगे तू कोर्ट जा सकता है, तो क्या होगा, आर्बिट्रेटर क्या करेगा, आर्बिट्रेटर विल कंटिन्यू, जो भी प्रीवियस डिसीजन वगैरह थे वो सब क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, और उसके बाद जो डिससेटिस्फाइड पार्टी है वो कहां जाएगी, कोर्ट जाएगी, किस चीज के लिए, नहीं नहीं, उसको हटाने के लिए, प्लस उसने अभी तक जितने भी अवार्ड पास किए उनको क्या करवाने के लिए, सेट असाइड करवाने के लिए, प्लस उसको क्या करवाने के लिए, कोर्ट से हटवाने के लिए। आप कहां जाओगे, कोर्ट जाओगे। देखिए ध्यान से, now please here, now the parties are free to agree, you're free to decide what बेटा, चैलेंज प्रोसीजर ऑफ द आर्बिट्रेटर, मतलब क्या नहीं से पार्टीज अपने अग्रीमेंट में लिख सकती हैं, सेक्शन 13 आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, जैसे कंपनीज अपने आर्टिकल्स में लिख सकती हैं वैसी कंपनी वैसी पार्टीज कहां लिख सकती हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिख सकती हैं कि दिस शुड बी द चैलेंज प्रोसीजर। द पार्टी हु वांट्स टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शैल, कितने के अंदर, विद इन 15 days of becoming aware of what बेटा, arbitral tribunal, or becoming aware of any of the grounds for challenge as mentioned in section, अच्छा ये पहली वाली लाइन क्या है, विद इन 15 days of becoming aware of arbitral tribunal बोल दो, नहीं नहीं नहीं, ये एक मिनट, जनरली दोनों पार्टीज मिलकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं, ये सुनो, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कई बार आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए कहां पे जाते हैं? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जाते हैं। तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जब आप जाते हैं तो वहां पे आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन पूरा मैनेज करते हैं आर्बिट्रेटर। आपको ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट करके कौन देता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब आर्बिट्रेटर भी कौन अपॉइंट करता है? इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से किसी को भी अपॉइंट करती है, तो उस केस में आपको सीधे नोटिस आता है कि आर्बिट्रेशन आपका इस तारीख को शुरू होगा और मिस्टर जस्टिस एस के चंद्रचूड़, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, विल बी द आर्बिट्रेटर। अच्छा, अब आपको इसके बारे में कुछ पता था? क्योंकि पूरा आर्बिट्रेशन कौन मैनेज कर रहा है? तो इस केस में, लेकिन आपको पता है कि चंद्रचूड़ और आपका 4 साल पहले भयंकर झगड़ा हुआ था। चंद्रचूड़ ने आपको कमरे में बंद करके बहुत पीटा था। तो आप चैलेंज कर सकते हैं चंद्रचूड़ के अपॉइंटमेंट को कितने दिन के अंदर? आपको जैसे ही पता चलता है कि ये बंदा आर्बिट्रेटर है उसके 15 डेज के अंदर, तो वो विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल क्यों लिखा हुआ है? विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्यों लिखा हुआ है? कि अगर ऐसा कोई बंदा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है जिसके अपॉइंटमेंट में आपने पार्टिसिपेट, तो उसके भी अपॉइंटमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो कितने के अंदर? 15 डेज, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये बंदा आपका आर्बिट्रेटर। लेकिन ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? ये रूल सेक्शन 11 में एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आपका आर्बिट्रेटर कोर्ट अपॉइंट करता है या इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करती है कोर्ट के ऑर्डर पे, तो फिर चैलेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, ये वहां पढ़ा ना अपन ने कोर्ट का, या फिर तो जब आप खुद से इंस्टीट्यूशन के पास गए थे तो आप चैलेंज कर सकते हो। सो विद इन 15 डेज ऑफ व्हाट? विद इन 15 डेज ऑफ व्हाट? जैसे ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है या आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, या फिर अगर दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाया था तो प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और प्रोसीडिंग के बीच में आपको कहीं पे समझ में आता है क्या कि यार कुछ तो गलत है, या आर्बिट्रेटर जो है वो सही आदमी, तो उसके कितने के अंदर? 15 डेज के अंदर। किसको लिखेगा? राइट टू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को एप्लीकेशन देगा कि भाई आई वांट योर रिमूवल, आई वांट योर रिमूवल। इंस्टीट्यूशन केस में अपन इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करेंगे, इंस्टीट्यूशन नहीं, ट्रिब्यूनल को भी अप्लाई करने में दिक्कत क्या है? लेकिन आप सेक्शन क्या बोल रहे हैं, किसको लिखना है? ट्रिब्यूनल को लिखना है। ठीक है, सेम challenge successful, challenge unsuccessful. Now if the other party has also agreed on the challenge, then arbitrator may be removed. अगर दूसरी पार्टी भी किसी चीज की अग्री हो गई, दूसरी पार्टी को भी लगता है कि नहीं यार गड़बड़ तो है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों? तो रिमूव कर सकते हैं। बट इफ द आर्बिट्रेटर नीदर हिमसेल्फ रिजाइंस, बट अगर आर्बिट्रेटर खुद से रिजाइन नहीं करता, नॉर द अदर पार्टी अग्रीज टू चैलेंज, खुद से रिजाइन भी नहीं करता, ना ही दूसरी पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं है, देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड क्वेश्चन ऑफ चैलेंज। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। और जो अग्रीव पार्टी वो कहां जाएगी? वेयर वुड द अग्रीव पार्टी अप्रोच? द अग्रीव पार्टी वुड अप्रोच द कोर्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? श्योर एवरीवन? चलिए, नाउ विल मूव टू jurisdiction of arbitral tribunal, which is the section 16. Please hear. बच्चों प्लीज हियर। बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ jurisdiction of arbitral tribunal? हाँ जी, what do you mean by jurisdiction of arbitral tribunal? जैसे मैं बोलता हूं कि ये कोर्ट के jurisdiction के बाहर है, कहने से jurisdiction का मतलब स्कोप, एरिया ऑफ ऑपरेशन, हाँ है ना? हाँ, आपकी लिमिट्स। तो बच्चों मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द jurisdiction ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? व्हाट इज द मेरा सवाल आपसे यह है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? कौन कौन से मैटर्स हैं जिनके बारे में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फैसला सुना सकता है?
कैन आई से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में आपने स्पेसिफाई किया है? Yes or no? So can I say jurisdiction of arbitral tribunal, power of arbitral tribunal is limited to what extent? जो चीजें पार्टीज ने कहां पे अग्री की हैं, करेक्ट है। अगर आर्बिट्रल अग्रीमेंट में लिखा है कि हमारे बीच में डिस्प्यूट है ट्रेडमार्क के वायलेशन का, किसका डिस्प्यूट है, तो व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को किस बारे में फैसला सुनाना है? सिर्फ ट्रेडमार्क के बारे में ही उसको अपना ध्यान केंद्रित करना है। उनके बीच में बाकी कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, क्या हुआ है, इसके बारे में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोई डिसीजन देना नहीं है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जस्ट नीड टू फोकस ऑन द डिस्प्यूट दैट पर्टेन्स टू ट्रेडमार्क बिटवीन द पार्टीज, दैट्स इट। लेकिन एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन, एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन मतलब दोनों में से कोई भी एक पार्टी, और मोस्टली डिफेंस वाली पार्टी। डिफेंस वाली पार्टी मतलब जिसके खिलाफ आरोप लगा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि प्लीज एक्सीड योर जुरिस्डिक्शन, मतलब मुझे रेमेडी वो दो, वो रेमेडी मुझे दो, मतलब मुझे अग्रीमेंट से ज्यादा मुझे ऐसी रेमेडी दो जो अग्रीमेंट में लिखी हुई नहीं, मुझे वो रेमेडी भी चाहिए आपसे। मतलब कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से प्रार्थना कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्लीज एक्सीड योर जुरिस्डिक्शन। लेकिन रिक्वेस्ट कब करनी है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग डिफेंस। डिफेंस मतलब जब आप क्या कर रहे हो, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने क्या रख रहे हो, अपना पक्ष रख रहे हो उस समय पे, या फिर पक्ष रखने के पहले, पहले पक्ष रखने के पहले या पक्ष रखने के टाइम पे, बाद में नहीं। क्यों? हाँ नहीं, हाँ बाद में वो ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एक्चुअली में कब देना है अपना रिक्वेस्ट, जब आप डिफेंस सबमिट करो उस समय पे या फिर उसके पहले। देखिए हमेशा याद रखिए, कोर्ट हमेशा एक चीज मानता है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी बट आपने उस समय पे नहीं दी, तो फिर कोर्ट वो इंफॉर्मेशन बाद में एंटरटेन नहीं करता। तो हमेशा ये जनरल प्रिंसिपल याद रखना, चाहे वो प्लिंट, अगर दूसरी पार्टी को भी एक्स्ट्रा रिलीफ मांगनी है तो वो भी कब मांगेगा, जब वो अपने क्लेम्स सबमिट करेगा कोर्ट में। हाँ लेकिन यहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, डिलेड रिक्वेस्ट भी क्या कर सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर सकता है। किसके पास पावर है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज द पावर कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन इवन एक्सेप्ट व्हिच रिक्वेस्ट, बच्चों डिलेड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ so basically any party can make a request to arbitral tribunal की सर जो रेमेडी है मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी ने बहुत गंदा काम किया है, सो आई नीड मोर रेमेडी, सो प्लीज एक्सीड योर ज्यूरिसडिक्शन। ये रिक्वेस्ट कब करनी है, डिफेंस से अपने स्टेटमेंट सबमिट करने के टाइम पे या उसके पहले। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चूंकि कोर्ट जितना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो आपकी डिलेड रिक्वेस्ट को भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन बच्चों अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन को क्या करेगा, तो नुकसान किसका है, अपोजिट पार्टी को एक बार क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। अपोजिट पार्टी मना करती कि नहीं 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 नहीं, प्लीज डू नॉट एक्सीड योर ज्यूरिसडिक्शन। अपोजिट पार्टी क्या करती है, मना करती है आर्बिट्रेटर को कि प्लीज डू नॉट एक्सीड योर, इस केस में, इस केस में अगर मान लो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ज्यूरिसडिक्शन क्या किया, एक्सीड कर दिया,
तो ऑपोजिट पार्टी कहां जा सकती है? सेक्शन 34 के अंदर कहां जा सकती है? कोर्ट जा सकती है। क्या करवाने के लिए? अवार्ड को क्या करवाने के लिए? सेट असाइड करवाने के लिए। ऑपोजिट पार्टी कहां जा सकती है बच्चों? ऑपोजिट पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड ऑफ द अवार्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा? तीन ही चीज याद रखना है, एग्जाम में आता है, फेवरेट है। नंबर 1, व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? जो मैटर कहां पे लिखे हुए हैं? अग्रीमेंट में लिखे हुए हैं। नंबर 2, कैन द ज्यूरिसडिक्शन बी एक्सीडेड? यस, इफ अ पार्टी मेक्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड करना है नहीं करना है किसका फैसला होगा? ट्रिब्यूनल का। अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, और अगर अपोजिट तुमने दे दिया, एक्सीड कर दिया, तो अपोजिट पार्टी के पास हमेशा क्या है बच्चों? अपोजिट पार्टी ऑलवेज हैज अ राइट टू अप्रोच वेयर? टू द कोर्ट। इज एवरीवन विद मी? चलिए बच्चों, आज के लिए बस करेंगे, कल ये रीड करते हैं। प्लीज रिवाइज करके आना जितना पढ़ने पढ़ा है।